argv वेरिएबल है ये किस प्रकार का डेटा रिटर्न करता है, तो आंसर आ जाएगा लिस्ट। क्या हो जाएगा? लिस्ट हो जाएगा। जो भी डेटाज होते हैं वो लिस्ट की फॉर्म में होते हैं और जो argv है ये sys मॉड्यूल में मिलता है। सेकेंड, एन एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। अगर आपके पास कोई एल्गोरिदम है उसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स की तरह लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। आपसे पूछता है कि क्या कोई भी एल्गोरिदम प्रोग्राम हो सकता है, तो आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन सारे प्रोग्राम एल्गोरिदम हो सकते हैं, ये सही है, लेकिन इसका रिवर्स गलत है। नहीं समझे आप? कहने का मतलब ये है कि सारे एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम एल्गोरिदम हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप नोट रखें। एल्गोरिदम होता क्या है? तो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। थर्ड, वेयर इज फंक्शन डिफाइन। फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन किया जाता है? तो फंक्शन को आप किसी भी मॉड्यूल के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर या फिर किसी अदर फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो। आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ, लैम्डा इज अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में लैम्डा फंक्शन है। जी बिल्कुल सही है। जो लैम्डा है ये एक एनोनिमस फंक्शन है, मीन्स बिना नाम वाला फंक्शन है, तो इसको आप कर दोगे ट्रू। और एक बात याद रखें कि लैम्डा के साथ में ट्रू कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अनेदर नेम फॉर 1D एरे। 1D एरे को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन रहे ये लीनियर, लिस्ट, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो ध्यान दें, जो 1 डायमेंशन एरे होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर एरे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो एरे के एलिमेंट हैं उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट, 6, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है, बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर आपको ORD और CHR इन दोनों मेथड की वर्किंग पता होगी तो आप इनको बड़े आराम से उड़ा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जो CHR है ये बोलता है कि जो भी आपने मेरे अंदर इंटीजर वैल्यू पास की है, दैट इज कॉल्ड आस्काई वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग, उसके इक्वल जो भी कैरेक्टर होगा वो मैं आपको दूंगा। तो आस्काई चार्ट में आप देखोगे तो 97 जो आस्काई कोड है ये होता है स्मॉल a का। तो इतना जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट जो कैर फंक्शन के अंदर लिखा गया है, इतने पार्ट का आंसर आ जाएगा a। देन जो ORD है इसमें आ जाएगा a। तो जो a है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आस्काई कोड में, क्योंकि ऑर्डिनरी जो ORD मेथड है ये क्या करता है, तो कैरेक्टर का आस्काई कोड बताता है, जबकि जो कैरेक्टर है, जो ये फंक्शन है CHR, ये क्या करता है, तो इंटीजर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो बताता है। मैं आपको इसे नोट पैड पे करके दिखाता हूँ। पहले हमने क्या किया, इतने पोर्शन को सॉल्व किया, तो यहाँ पर आ जाएगा CHR, उसके बाद में ORD और ब्रैकेट के अंदर चूंकि CHR 97 जब इतना कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर a और यहाँ से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। देन जो ORD मेथड है ये बोलता है कि जो आपने कैरेक्टर दिया है उसका मैं आस्काई कोड दूंगा। तो आपको पता है कि a का आस्काई कोड क्या होता है, 97, तो इसकी जगह पे फिर आ जाएगा 97। देन फिर से बैठा हुआ है कैर, तो कैर बोलता है कि जो आपने इंटीजर वैल्यू दी है दैट इज आस्काई कोड, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a। इट मीन्स कि आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेटेड। पाइथन कोड कंपाइल है या फिर इंटरप्रिटेटेड है? तो ध्यान दें, इस बात को समझें, जो पाइथन का कोड है ये प्योरली इंटरप्रिटेटेड नहीं है बल्कि कंपाइल्ड है। क्यों? क्योंकि पाइथन कोड जो कि आप लिखते हो .py एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हो, सबसे पहले उसे
नेटिव कोड में मीन्स बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और एक्सटेंशन बनता है .pyc। देन जो बाइट कोड है उसको इंटरप्रिटेट कराया जाता है, मीन्स पहले कंपाइलेशन होगा देन इंटरप्रिटेशन होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पाइथन का कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेटेड दोनों होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। आपने यूज़ किया होगा मॉड्यूल कि इंपोर्ट करिए ये मॉड्यूल को, तो जो मॉड्यूल है उसका इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, या आप बोल सकते हो कौन इसका डिसएडवांटेज है, मीन्स हानि है। तो जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड। जी बिल्कुल सही है। आपने कोई मॉड्यूल एक बार क्रिएट कर लिया तो उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, मीन्स रीयूज़ कर सकते हो, पहला एडवांटेज हो जाएगा। प्रोवाइड आ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, बिल्कुल सही है। आपके पास बड़ी प्रॉब्लम थी, उसे आपने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया, तो ये भी एडवांटेज रहता है मॉड्यूल का। नेक्स्ट, प्रोवाइड आ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम। ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोग्राम का साइज है उतना ही रहता है, सिर्फ उसको ब्रेक कर दिया जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा मॉड्यूल ही इंपोर्ट करता है, भले ही आपने एक फंक्शन यूज़ किया हो या कोई वेरिएबल यूज़ किया हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है जो कि स्यूडो कोड है। बताइए जी इसका आंसर क्या आने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं इसी के इक्विवेलेंट ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, ताकि प्रत्येक लाइन का जो आंसर आने वाला है वो मैं यहाँ पर लिखकर समझा सकूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 5 है, ठीक है। देन लाइन में लिखा गया है a mod a माइनस 3। क्या लिखा गया है? a mod a माइनस 3। a में कितना है? a में है 9, 9 माइनस 3, ठीक है। तो 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6। इसके बाद में a mod 6 मीन्स जो a में वैल्यू है कितनी है? 9 है, तो आप यहाँ पे 9 कर लीजिए। 9 mod 6, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड आउट करना, तो 9 मॉडुलस 6। तो अगर आप लोग 9 में 6 से डिवाइड करोगे तो 6 कम 6 एक बार जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 3, मतलब शेषफल 3 आ जाएगा। तो यानी कि जब ये इतना पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से आंसर आएगा 3 और a के पास क्या आ जाएगा? a में आ जाएगा 3। देन कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, हालांकि ये स्यूडो कोड है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है b मोड, इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर b माइनस 3। इसका मतलब ये है b में कितना वैल्यू है? b में 5 है, तो आप यहाँ पर 5 पुट करिए। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 2 आ जाएगा। देन इसके बाद b की वैल्यू कितनी दी गई थी? 5, तो आप यहाँ पर 5 को रख दीजिए। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉडुलस, यानी कि परसेंटेज का साइन। तो अगर आप लोग 5 में 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, बचेगा रिमाइंडर कितना? 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 और b में असाइन कर दिया जाएगा 1। मीन्स a में आ चुका है 3 और b में आ चुका है 1। फिर यहाँ से a प्लस b करना है। a में कितना है? 3, b में कितना है? 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन बी 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एरर्स आर फ्लैग्ड बाय कंपाइलर। कंपाइलर के द्वारा कौन सी एरर को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको फ्लैग किया जाता है, मीन्स पकड़ा जाता है। तो जो कंपाइलर होता है वो सिर्फ सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करता है। अगर आपने सिंटैक्स लिखने में कोई दिक्कत कर दी तो वो उसको पकड़ लेगा। आइए समझते हैं कि लॉजिकल और सिंटैक्स एरर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता तो पॉसिबिलिटी थी आप टिक करते बोथ ए एंड बी, जो कि गलत है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ आपको लेकर पाइथन IDLE पे, और अगर मैं यहाँ पर कुछ सिंटैक्स एरर करता हूँ, लाइक हमने यहाँ पर लिखा 5 + 9, तो आप देखो यहाँ पर तुरंत आ गई एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
जो आप काम करने वाले हो, स्ट्रिंग में इंटीजर ऐड करने वाले हो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको क्या करना था, 5 में 2 ऐड करना था, बट हमने गलती से कर दिया 5 + 20, बट आप देखें यहाँ पर आंसर आ चुका है 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गलती है वो हमने की थी, क्योंकि मुझे 5 में 2 ऐड करना था बट हमने 20 पास कर दिया, तो जो इंटरप्रेटर था उसने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है कि आप यहाँ पर क्या वैल्यू यूज़ करने वाले थे, आपकी क्या इच्छा थी। तो जो यहाँ पर हमने एरर की है दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर, जो कि प्रोग्रामर करता है। तो जो लॉजिकल एरर है वो कंपाइलर नहीं फ्लैग करता है। इसमें आ जाएगा सिंटैक्स एरर। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूटेड कोड फास्टर, इनमें से किस जनरेशन का जो कोड है वो सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगा, 4th, 3rd, 2nd या फिर फर्स्ट? बिल्कुल सही है अगर आपने टिक किया है फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो कोडिंग है वो 0 और 1 की फॉर्म में की जाती थी, और जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा समझता है। तो इस केस में यहाँ पर ट्रांसलेटर का कोई भी रोल नहीं था कि पहले आपने हाई लेवल में लिखा है, देन उसको कंपाइल किया जाएगा, देन बनेगा मशीन कोड, देन एग्जीक्यूट होगा। बट पहली जनरेशन में ऐसा नहीं था, जो डायरेक्ट प्रोग्राम होते थे वो मशीनी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। इसी वजह से जो पहली लैंग्वेज है दैट इज़ मशीनी कोड वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, हाउ इज़ अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पाइथन, पाइथन में फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? तो आप ध्यान रखें, फंक्शन में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन आप लिखोगे फंक्शन का नाम, ब्रैकेट को ओपन करोगे और क्लोज करोगे, और सबसे एंडिंग में आता है कॉलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 13 आर द आर्ग्यूमेंट पास्ड टू अ फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, वो कौन से आर्ग्यूमेंट हैं जो कि डायरेक्ट, जो कि बिल्कुल प्रॉपर वे में पोजीशन बाय पोजीशन पास करना होता है। जिस ऑर्डर में आपने फंक्शन डिफाइन किया है उसमें जो आर्गुमेंट यूज़ किए हैं उसी स्टाइल में आपको कॉल करते समय पास भी करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। मीन्स जिस प्रकार से आपने फंक्शन डिफाइन करते समय जिन आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट की थी उसी ऑर्डर में फंक्शन कॉल करते समय वैल्यू पास होनी कंपलसरी होती है। तो इसमें आ जाएगा रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। आपने सुना होगा $ARGS के बारे में, और आपने सुना होगा $ARGS के बारे में। तो इनका यूज़ कब करते हैं? जब आपको यह नहीं पता होता है कि हमें कितनी वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी, तो इस केस में आप स्टार सिंबल लगाकर जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख देते हो। देन इसी प्रकार से अगर जो वैल्यूज़ आप पास करने वाले हो वो की और वैल्यू के पेयर में है, तो इसलिए आपको यहाँ पर $, लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक। नेक्स्ट 14 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड। जब भी आप प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप परीक्षण करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टेपिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं स्टेपिंग। जबकि जब आप वेरिएबल की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हो एग्जामिनेशन करते समय, तो उसको बोलते हैं ट्रेसिंग। तो इस बात को भी आप याद रखें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट 15 फाइंड द आउटपुट प्रिंट 0.1 प्लस 0.2 इक्वल 0.3। बताइए जी इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपने टिक किया है ट्रू तो आपने बिल्कुल गलत आंसर टिक किया है। आइए समझते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई रीज़न क्या है कि 0.1, 0.2 और 0.3 इन तीनों डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है पाइथन में। तो ऐसे में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जैसा आप सोचोगे उसके उल्टा आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 0.1 प्लस 0.2 तो आप पाओगे यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आ रही है 0.3 के बाद यहाँ पर 4।
आप बताइए मुझे कि ये वैल्यू बड़ी है या फिर 0.3, तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि जो ये वैल्यू है ये बड़ी है, जबकि यहाँ पर लगा हुआ है इक्वल, और आप पाओगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेशन दिया गया है 0.1 प्लस 0.2, इसको ऐड करने पर ये वैल्यू आ रही है जो कि ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो इसमें आप टिक करोगे फॉल्स। अगर यहाँ पर लगा होता ग्रेटर, क्या लगा होता कि भैया ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो आप करते ट्रू। तो इस बात को आप याद रखें, इसके छपने की पूरी उम्मीद हमको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज की रिस्पेक्ट में वेरिएबल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। ध्यान दीजिएगा, जो भी वेरिएबल्स हैं वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होते हैं, नंबर से शुरू नहीं होते हैं। जो वेरिएबल का नाम है वो अंडरस्कोर या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद एन अंडरस्कोर, कि भैया वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए, तो ये बात हो जाएगी गलत, तो पहला तो आएगा नहीं। दूसरा है अनलिमिटेड लेंथ, बिल्कुल सही है। जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो यहाँ पर उसकी कोई भी लेंथ फिक्स नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द वेरिएबल नेम लेंथ इज अ मैक्सिमम टू, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ अनलिमिटेड होती है, ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट, यहाँ पर आपको दिया गया है छोटा सा कोड, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी और लेके चलता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं करता हूँ स्क्रिप्ट मोड में। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से याद आया, आपसे पूछता है कि जो पाइथन सेल है, मीन्स जो इंटरैक्टिव मोड होता है, उसमें कौन से एरो दिखाई देते हैं, तो आपको याद रखना है 3 ग्रेटर देन के साइन होते हैं। आपको ऑप्शन देगा सिंगल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन और ट्रिपल ग्रेटर देन, तो आप याद रखें ट्रिपल ग्रेटर देन होता है। तो मैं यहाँ से कोई भी रेंडमली फाइल ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको हमने किया रन, तो आप पाओगे आंसर आ चुका है कुछ इस प्रकार से 254। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आप पाएंगे आ चुका है 254। अब ये 254 कैसे आया, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको यहीं पर समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले है 234, इसको आप उठाइए यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद में है 152, इसको हमने उठाया और जस्ट इसके नीचे बड़े प्यार से हमने पेस्ट कर दिया। इन दोनों के ऊपर कौन है, तो आप बोलोगे इन दोनों के ऊपर सरकार है, केंद्र की सरकार, और यहाँ पे कौन है, मैक्सिमम। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो बताइए इन दोनों में जो ये 0 इंडेक्स है और ये इंडेक्स है, इन दोनों में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे भैया 2 बड़ा। इसके बाद में इसमें और इसमें कौन बड़ा, तो आप बोलोगे 5 बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे 4 बड़ा। बस भैया जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया और आपको मिल रहा था 254। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मिनिमम, कर ही देता हूँ मैं ताकि अगर छप जाए, फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो इसको आप उड़ा दे जाओ, ठीक है। इसको मैंने किया रन, तो आप पाओगे यहाँ पर जो आंसर है आ रहा है कुछ इस टाइप से 132। क्यों? क्योंकि इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट दोनों में कौन छोटा, छोटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है मिनिमम, तो 2 और 1 में छोटा है 1, तो यहाँ पर आपने देखा आया था 1। इसके बाद में 3 और 5 में कौन छोटा, तो 3 छोटा। 4 और 2 में कौन छोटा, तो 2 छोटा। आई होप कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। 254 इज द राइट आंसर। आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट, व्हाट डज इट डू, जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये कौन सा काम करेगा, इसका रोल क्या है भाई? तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिन।
मिन का मतलब ये है कि उस एरे में जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिलेगा। तो फाइंड्स द मिनिमम नंबर इन नमपाई एरे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 द रीड लाइन्स मैथड रिटर्न्स, जो रीड लाइन मैथड है ये वैल्यूज किस प्रकार से रिटर्न करता है? तो जो रीड लाइन है ये आपको देता है लिस्ट ऑफ लाइन्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर प्रत्येक लाइन को स्टोर किया जाता है, प्रत्येक लाइन को एज अ लाइन रिटर्न करता है और उसकी एक लिस्ट मिल जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? आपने देखा यहाँ पर 0x है और जब भी कोई नंबर 0x से शुरू होता है दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर। और आपने पढ़ा होगा कि जो ए होता है इसका आस्काई कोड क्या होता है, यानी कि इसका डेसिमल में क्या इक्विवेलेंस होता है? तो आप बोलोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बोलोगे इसका होता है 10। इसी प्रकार से बी का कितना होता है? तो आप बोलोगे बी का होता है 11। इसी प्रकार से सी का कितना होता है? तो आप बोलोगे 12। इनको आप ऐड कर लीजिए तो 10 और 11 हो जाएगा 21, 21 और 12 यानी कि 2 1 3 2 1 3, हाँ 33। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 33 राइट आंसर हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके। तो मैं इसको रन करने वाला हूँ, आप देखें यहाँ पर आ चुका है 33। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर दूँ f, अगर मैं यहाँ पर f कर दूँ, मैं इंटर करता हूँ यहाँ से, ठीक, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ f तो आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे जो भी f का आस्काई कोड है दैट इज 15, इनको ऐड किया जाएगा और आपके सामने आ जाएगा 36। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 21 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फंक्शन रिटर्न्स इट्स आर्गुमेंट विद अ मॉडिफाइड शेप। बिल्कुल सिंपल है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा रिसेप, क्योंकि यहाँ पर शेप को मॉडिफाई किया जा रहा है तो पहले में आ जाएगा रिसेप। देन वेयर एज मैथड मॉडिफाइज द एरे इटसेल्फ, तो वो होता है रिसाइज। तो पहले में आ जाएगा रिसेप और दूसरे में आ जाएगा रिसाइज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? बिल्कुल सही है, यहाँ पर i इक्वल 0 है और आपको पता है कि 0 क्या है? तो 0 एक इंटीजर वैल्यू है और ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। मीन्स अगर आप इसकी वैल्यू को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करोगे तो फंक्शन से बाहर इसमें इसका प्रभाव नहीं चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये फंक्शन की डेफिनीशन है और यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है दैट इज चेंज फंक्शन, और यहाँ से 1 पास किया गया है तो i में आ जाएगा 1। देन जो वैल्यू i में है उसमें 1 ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। लेकिन जो i की वैल्यू 2 है ना, ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर सीमित रहेगी, इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फंक्शन के अंदर चेंज करने पे उनका इफेक्ट फंक्शन के बाहर नहीं पड़ता है। तो इस केस में i के पास अभी भी यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पर i के अंदर 2 है। देन यहाँ से i को प्रिंट किया गया है, चूंकि प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन की डेफिनीशन से बाहर है तो यहाँ पर जो i की वैल्यू 0 है वो प्रिंट होगी। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। रन करिए, रन करने के बाद आप पाएंगे यहाँ पर जो आंसर है वो आ रहा है 0। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 0 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता और आप फंक्शन के अंदर कुछ चेंज करते तो वो उसमें भी चेंज होता, लाइक लिस्ट हो गया, ठीक है। 23 हाउ डू वी इंस्टॉल नमपाई इन द सिस्टम? अपने कंप्यूटर में आप नमपाई को कैसे इंस्टॉल करोगे? तो सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और टाइप करिए पिप इंस्टॉल नमपाई
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा pip3। क्या लिखना होगा? pip3 लिखना होगा। नेक्स्ट, पाइथन कोड में निम्न में से कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट है? तो आप याद रखें, पाइथन में हम लोग कंडीशन को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रिफर नहीं किया जाता है। देन सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको कॉलन लगाने की नीड होती है, चाहे वो आपका लूप हो या फिर एफ एल्स हो, है ना, या फिर फंक्शन की डेफिनीशन हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो आंसर की हैं वो आपको 22 फरवरी के बाद में मिलेंगी, जब मैं गांव से वापस लौट के आऊँगा। क्योंकि अभी आप जिस क्लास को देख रहे हो ये क्लास हमने 12 जनवरी को ही रिकॉर्ड कर ली थी, बट इसे आप आज देख रहे हो। नेक्स्ट, फाइंड द आउटपुट। यहाँ पे आपको दिया गया है, बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इम्पोर्ट numpy एज np, यानी कि यहाँ पर numpy मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया गया है, देन उसको अलाइज किया गया है np नाम के साथ। np.array और यहाँ पर लिस्ट पास किया गया है, मीन्स लिस्ट पास किया गया है तो लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आप टिक करोगे कन्वर्जन ऑफ लिस्ट टू एरे। ध्यान दीजिएगा, एरे टू लिस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि लिस्ट को एरे में चेंज किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जन ऑफ लिस्ट टू एरे, क्योंकि लिस्ट डब्बे के अंदर है और बाहर एरे है, मीन्स इसको एरे में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक्स हो जाएगा एरे। आपसे पूछता है, क्या पूछता है? क्या हम लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर आएगा जी हाँ, कर सकते हैं। क्या हम numpy एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर आएगा जी हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy एरे? numpy एरे के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? तो आपने देखा होगा कि numpy एरे में हम शेप चेक करते हैं, उसका डेटा टाइप भी चेक करते हैं, और वो कितने डायमेंशन का है ये भी हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस सेशन के लिए। आपको बता दें साथियों कि मैंने आपको यहाँ पर आउटपुट से संबंधित 2 वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। एक तो क्लास आपको मिल जाएगी ये वाली, ये भी क्लास काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए आउटपुट के दृष्टिकोण से, और एक क्लास ये है। तो इन दोनों क्लास को देख लेंगे तो जो आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप आइए लाइव में, और आपको यहाँ पर जो भी लाइव क्लासेस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ मिलेगी पाइथन की भी, और यहाँ पर M4 की भी है, और M2 की भी है, और हाल ही में जो हमने क्लास आपको कराई है वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगला टर्म यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज़ डज लैम्डा कंटेन्स रिटर्न स्टेटमेंट। क्या लैम्डा में रिटर्न स्टेटमेंट होता है? जी बिल्कुल नहीं, आप लैम्डा के साथ में रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हो, और लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है, मीन्स बिना नाम वाला फंक्शन लैम्डा फंक्शन होता है। 28 इफ वी ओपन अ फाइल इन राइट मोड एंड विल डज नॉट एग्जिस्ट विच ऑफ द एरर विल जनरेट। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपने किसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया है, ध्यान दीजिए मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, यहां पर राइट मोड में फाइल को ओपन किया गया है। अगर फाइल को राइट मोड में ओपन किया है और वो फाइल मौजूद नहीं है तो इस केस में किसी भी प्रकार की एरर नहीं आती है, बल्कि एक नई फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। तो आप इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नन इज द 110% राइट आंसर। लेकिन भैया अगर यहां पर लिखा होता रीड मोड, अगर यहां पर राइट को हटा दें और यहां पर लिख दें रीड मोड, तो आपको यहां पर मिलने वाली है एरर, और एरर का नाम रहेगा फाइल नॉट फाउंड एरर। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये आपको एरर कब मिलेगी, जब आप फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ध्यान से देख लीजिए कि यहां पर कौन बैठा है, रीड या फिर राइट। ठीक,
अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जो घर का बड़ा होता है वो काफ़ी संतोषी होता है, मीन्स उसके अंदर काफ़ी संतोष रहता है। तो इसी प्रकार से आप देखें, राइट में 5 कैरेक्टर हैं जबकि रीड में 4 कैरेक्टर हैं। तो आप देखोगे कि जो राइट मोड में फाइल आपने ओपन की थी तो आपको एरर नहीं मिल रही थी, मीन्स बड़े भाई ने संतोष कर लिया था, इसने अपने आप को समझा लिया था। लेकिन जो छोटा भाई है जिसमें 4 कैरेक्टर हैं वो नहीं माना और उसने एरर फेंक दी। लो बन गई ट्रिक। राइट मोड एरर नहीं देगा जबकि रीड मोड में एरर देखने को मिलेगी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो। इस बात को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। द सिंबल डिनोट्स, जो ये सिंबल आपको दिया गया है ये क्या डिनोट करता है? ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि नहीं तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मीन्स भ्रमित हो जाओगे। ओके, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो जो इसके एज हैं, जो इसके कॉर्नर हैं वो शार्प नहीं है बल्कि यहाँ पर राउंडेड हैं। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि अगर ये शेप होती, ये वाली शेप जिसमें जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल शार्प हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ये दिखाता है किसको? ये दिखाता है प्रोसेसिंग को। और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। जबकि अगर ऐसी शेप है जिसमें कॉर्नर राउंडेड हैं तो ये डिनोट करता है किसको? तो आंसर आएगा टर्मिनल को, और इसका यूज़ करते हैं हम इनपुट आउटपुट के लिए। साथ ही साथ इसके साथ साथ आप इनपुट आउटपुट के लिए ओवल शेप का भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स ये दोनों ही शेप इनपुट और आउटपुट की लिए यूज़ की जाती हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? ओवल शेप, या आप बोल सकते हो इलिप्स। ठीक है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनल इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? आप बोलोगे टर्मिनल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है एनी, और यहाँ पर एक सीक्वेंस पास किया गया है, इटरेट ऑब्जेक्ट पास किया गया है। एनी बोलता है कि आपने जो मुझे इटरेबल ऑब्जेक्ट दिया है अगर उसमें एक भी नॉन जीरो वैल्यू है, मीन्स ट्रू है, तो मैं आपको ट्रू दूंगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो, मतलब एक भी वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, मतलब सारी वैल्यूज जीरो हैं या सारी वैल्यूज फॉल्स हैं, तो मैं आपको फॉल्स दूंगा। जबकि अगर यहां पर होता ऑल, तो ऑल बोलता है कि भैया जब सारी वैल्यू नॉन जीरो होंगी यानी कि फॉल्स नहीं होंगी तभी मैं आपको ट्रू दूंगा। तो ऑल और एनी, इन दोनों के नाम में ही इनका काम छिपा है। एनी का मतलब कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो मैं आपको ट्रू दूंगा। ऑल का मतलब यह है कि सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इज ग्रेटर देन 8, क्या 2 8 से बड़ा होता है? भैया नहीं होता है, तो यहां से हो जाएगा फॉल्स। इसी प्रकार से क्या 4 2 से बड़ा है? जी भैया बिल्कुल बड़ा होता है, यानी कि यहां से आ जाएगा ट्रू। क्या 1 2 से बड़ा होता है? ना, किसने कहा? हमने नहीं कहा भैया, बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहां से 0 आ गया और यहां से आ गया फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, लेकिन यहाँ पर से तो ट्रू आ रहा है और बाहर बैठा है एनी। एनी बोलता है कि भैया एक भी ट्रू होगा ना तो मैं आपका काम चला दूंगा। तो भैया यहाँ से क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे आ जाएगा ट्रू। तो 30 में आप टिक करेंगे ट्रू। लेकिन अगर यहाँ पर ऑल बैठा होता तो आप टिक करते फॉल्स। बोलो स्वाहा। ठीक। 31 यहाँ पर दिया गया है कोड, बताना है इसका आउटपुट क्या होगा, और ये क्वेश्चन बिटवाइज ऑपरेटर से है। तो आप यहाँ पर देखोगे ना तो ए और बी, ए बिटवाइज और बी, और बोलता है कि जो मेरे पास अगल बगल बिट्स हैं अगर इन दोनों में से कोई एक बिट भी 1 है तो मैं आपको 1 दूंगा। ठीक, आइए समझते हैं। अब चूंकि इसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर, तो सबसे पहले आपको इन डेसिमल वैल्यूज को बिट्स में कन्वर्ट करना होगा। ए में कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। बी में कितना दिया गया है? तो आप बोलोगे 8 दिया गया है। बिल्कुल सही, इसको आप छोड़ दीजिए।
ए में 2 है, बी में 8 है, बिल्कुल सही है। देन पहला काम ये है कि जो 2 है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। और आपको पता है ट्रिक क्या होती है सर, तो आपने बताया था कि आप एक काम करें, राइट साइड से 1 लिखिए, इसका डबल आप कर दीजिए 2, इसका डबल 4, 4 का डबल यहाँ पर आ जाएगा 8। अब चूंकि हमको लाना है 2, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो जस्ट इसके नीचे आप कर दीजिए 1, बाकी जो इसके राइट साइड में है उनको कर दीजिए 0, तो 2 का बाइनरी हो जाएगा 10। इसी प्रकार से आपको लाना है 8, तो 8 कहाँ पर है, तो आप बोलोगे 8 यहाँ पर है, तो जस्ट इसके नीचे कर दीजिए 1 और इसके राइट साइड में जितने भी हैं उनको आप कर दीजिए 0। तो ये आपका हो चुका है बाइनरी में कन्वर्ट। देन और पे आइए आप, और बोलता है, क्या बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक बिट भी 1 है तो मैं आपको 1 दूंगा, नहीं तो 0 दूंगा। तो आप पाएंगे यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो आपको मिलेगा 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो एटलीस्ट यहाँ पर 1 एक बार आया है, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1। ठीक, देन यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलेगा 0। देन इसी प्रकार से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पर 0 मान सकते हो, तो यहाँ पर 0 मान लीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। देन अब क्या करिए आप, अब चूंकि जो आपके पास आंसर है वो डेसिमल में है, तो जो आपको रिजल्ट मिला है इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप पाओगे जो आपके पास रिजल्ट आया है इसमें जो ये 1 है इसके जस्ट सामने कौन बैठा है, 8, तो आप यहाँ पर आइए और 8 लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए। फिर आप पाओगे इसी में और यहाँ पर 1 बैठा है और 1 के सामने कौन है, तो आप बोलोगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, बाकी 0 तो इनको आप छोड़ दीजिए। 8 + 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे 10। मीन्स कि जो पहला वाला आंसर है ये वाला, यहाँ से आपको मिलने वाला है क्या, यहाँ से मिलने वाला है 10। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, आप बोलोगे लेफ्ट शिफ्ट। कौन बैठा है, लेफ्ट शिफ्ट। और जो लेफ्ट शिफ्ट होता है उसका आंसर ग्रेटर होता है राइट शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ए में कितना है, ए में है 2, ए में कितना है, ए में है 2। मैं यहाँ पर आपको बिट्स की जगह पे बताता हूँ सॉल्व ट्रिक। सॉल्व ट्रिक ये है कि अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो सिंपली आपको यहाँ पर दिया गया है ए में कौन है, 2, तो आप 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए 2। देन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप इसकी पावर मान लीजिए, तो 2 की पावर 1 यहाँ पे मान लेंगे आप, तो 2 की पावर हो जाएगा 2। नहीं समझे आप? रीज़न ये है कि प्रेजेंट टाइम में जिस कंप्यूटर से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें टच सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है, क्या है सर, कि यहाँ पर ए है, तो ए में कितना है 2, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2। इसके बाद में लगा हुआ है लेफ़्ट शिफ्ट, अगर लेफ़्ट शिफ्ट है तो आपको लगाना है मल्टीप्लाई, इसके बाद में लिखिए अपनी मर्जी से 2, ये आपको हमेशा यहाँ पर 2 ही लिखना है। देन जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो 2 × अगर आप 2 की पावर 1 हल करोगे तो आपको मिलेगा 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो गलत दिए गए हैं, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूँकि ये कमेंट है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाओगे यहाँ पर आंसर आ चुका है 10 और 4। क्या आंसर आ चुका है, 10 और 4 आ चुका है। हाँ, अगर यहाँ पर होता राइट शिफ्ट, अगर यहाँ पर राइट शिफ्ट होता तो आपको मिलता आंसर क्या, 10 और 1 आई थिंक। हाँ, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर आने वाला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी आएगा, और इसको आप कर लीजिएगा क्या, राइट शिफ्ट। सर ये बताइए कि हम राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट को कैसे याद रखें, तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बोलूं कुछ इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या है कि आपको राइट साइड में जाना है, तो आप समझ जाइए जिधर साइड ये नोक होगी दैट इज कॉल्ड वही शिफ्ट मीन्स राइट शिफ्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एरो कुछ इधर है, तो इसका मतलब क्या है
कि आपको लेफ्ट में जाना है, बस वही सिंपल यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर लेफ्ट में जाओगे तो आंसर ज़्यादा आएगा, अगर राइट में जाओगे तो आंसर हमेशा कम आएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टिल मेथड, और मैं ये 99% दावा कर सकता हूँ कि टिल या फिर सीक, इन दोनों से कम एक क्वेश्चन की मुलाकात आपके एग्ज़ाम में होगी। तो जो टिल मेथड है ये फाइल के अंदर करंट पोजीशन बताता है, किसकी, फाइल ऑब्जेक्ट की, जबकि जो सीक मेथड है वो करंट पोजीशन के थ्रू आप ऑफसेट कर सकते हो, मीन्स आप फाइल हैंडलर को, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल में कहीं भी पॉइंट कर सकते हो। तो इतना आप याद रखिए, टिल क्या करता है, फाइल के अंदर करंट पोजीशन बताता है, और ये फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन है। 33 प्रोग्राम कोड मेकिंग यूज ऑफ द गिवन मॉड्यूल इज कॉल्ड आ ऑफ द मॉड्यूल, मीन्स आपने कोई मॉड्यूल क्रिएट किया और उस मॉड्यूल को मल्टीपल क्लाइंट्स प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स एक मॉड्यूल को मल्टीपल प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, तो इस केस में वहाँ पर उसको बोलेंगे हम क्लाइंट। और आपको पता है कि जो डॉग स्ट्रिंग होती है उसे हम ट्रिपल कोट्स के अंदर रखते हैं। बेसिकली जो डॉग स्ट्रिंग है ये बताता है कि जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है इसकी वर्किंग क्या है, जो आपने मॉड्यूल क्रिएट किया है उसकी वर्किंग क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए हम डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। इनमें से कौन वैध है, वैध नहीं है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है, करोगे वही जो आपको भाएगा। बट मेरा फ़र्ज़ है, चूँकि मैं रात रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे लाइक कहने का। बाकी आप करोगे तो भी अच्छा, नहीं करोगे तो भी अच्छा। हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल नेम होता है उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है, और यहाँ पर स्पेस दिया गया है, जो कि सबसे गंदा काम किया गया है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को असाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ए में आएगा 1000, बी में आएगा 2000, सी में आएगा 3000। 35 हाउ मैनी नंबर्स विल बी प्रिंट, मीन्स जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो कितने नंबर्स प्रिंट होंगे। ध्यान दीजिए, उसने पूछा है हाउ मैनी, कितने नंबर प्रिंट होंगे, ना कि कौन कौन से नंबर प्रिंट होंगे। तो इसको मैं लेके चलता हूँ प्रिंट पे, क्योंकि यहाँ पर समझा पाना भैंस के आगे बीन बजाना बराबर हो जाएगा। कंट्रोल ए, 1 मिनट, इसको मुझे करना पड़ेगा सेलेक्ट डिलीट, कंट्रोल वी, ओके। यहाँ पर देखें आप, सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, फंक्शन को डिफाइन किया गया है। नाम फंक्शन का क्या है, तो आप बोलोगे फन है, जो कि 2 आर्गुमेंट वाला है। आई थिंक आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी, हेलो, ठीक, क्योंकि इस कंप्यूटर में वॉइस का बहुत इशू रहता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसका नाम फन है, और यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास किए गए हैं, मीन्स 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन है। देन यहाँ पर बैठा हुआ है फॉर लूप एक्स इन रेंज, इसके बाद में ए और इसके बाद में b+1। आफ्टर दैट यहाँ पर लगी हुई है कंडीशन। बट इसको हम सॉल्व करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। रेंज मेथड आपको पता है जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होती है वहाँ से शुरू करता है, साथ ही साथ जो एंडिंग वैल्यू होती है उससे एक कम तक की देता है। चूँकि आपने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया और पास किया 100 और 120, तो 100 आ जाएगा ए में और 120 आ जाएगा बी में। देन यहाँ पर रखा जाएगा तो 120 + 1 कितना हो जाएगा 121, मीन्स यहाँ पर आ चुका है 121। तो 121 में आप एक कम कर दीजिए, क्यों? क्योंकि रेंज मेथड स्टॉप वैल्यू से एक कम नंबर तक चलता है। तो इट मीन्स कि ये आपको देगा 100, 101। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से, क्योंकि माउस से लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है क्या 100, इसके बाद में 101, 102, 103, वाह 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 क्या टाइपिंग है, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 13, 114, 115, 116, बन गया गाना यहाँ से। आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि अगर आप परेशान रहोगे तो आप जानबूझकर कुछ ना कुछ गलती अनजाने में हो जाएंगी। तो माइंड को फ्रेश रखें, जितना आपके पास टाइम है उसको आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पर कौन आएगा, तो आप बोलोगे सबसे पहले यहाँ पर आएगा 100, क्योंकि रेंज मेथड ने ये पूरी एक रेंज दी है, तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट के लिए लूप चलेगा और एक एक नंबर यहाँ पर x में आएगा। तो पहले x में आएगा 100, कौन आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि 100 में आप 3 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर आएगा 1, मीन्स कि यहाँ से x प्रिंट नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। आएगा 101, तो 101 में आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। आप आओगे 102 में, जब आप 102 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो कंडीशन सही हो जाएगी और यहाँ से x दैट इज़ 102 ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद में 103 3 से डिवाइड नहीं होगा, 104 भी डिवाइड नहीं होगा, 105 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा और 8 3 11, यानी कि 111 हो जाएगा। 112 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, जबकि 114 डिवाइड हो जाएगा। 115 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, लेकिन 17 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 3 9 और 3 27, ठीक है। 118 नहीं होगा, 119 भी नहीं होगा, लेकिन 120 हो जाएगा, 3 चौको 20। तो आप काउंट करिए यहाँ पर, तो आप पाओगे एक तो नंबर ये हो गया 1 2 और इसके बाद में 3 4 5 6 और 7, मीन्स यहाँ पर टोटल 7 नंबर प्रिंट होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एग्जीक्यूट करके भी चेक कर सकते हो, प्रोसेस सेम होने वाला है। 36 इन विच कोड डज द कंपाइलर कन्वर्ट द पाइथन सोर्स कोड। जो पाइथन सोर्स कोड होता है सबसे पहले कंपाइलर उसे कन्वर्ट करता है, तो कौन सा कोड कहलाता है। तो जो भी आप लोग कोड लिखते हो वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं सोर्स कोड, जिसका एक्सटेंशन .py होता है। देन कंपाइलर जब इस सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो एक नई फाइल बनती है, दैट इज बाइट कोड फाइल, और इसका एक्सटेंशन .pyc होता है। 37 द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन आ प्रोग्राम इज नॉन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। जी बिल्कुल सही है, जो भी स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है कि स्टेटमेंट किस क्रम में इवोल्यूट होंगे, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये हो जाएगा ट्रू। 38 द मोड ऑफ पाइथन गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ टाइप्ड स्टेटमेंट। किस मोड में पाइथन जो भी स्टेटमेंट आपने टाइप किया है उसका रिजल्ट तुरंत देता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो इंटरैक्टिव मोड में आप कोड लिखते हो, स्टेटमेंट लिखते हो, उसका आंसर आपको लाइन बाय लाइन मिलता जाता है। आप देखें यहाँ पर आपने लिखा और आउटपुट तुरंत मिल गया। इसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव मोड। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इंटरैक्टिव मोड। जबकि जो पाइथन का प्रोग्राम है वो इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट दोनों मोड में लिखा जा सकता है। 39 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है और यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 आइटम हैं। और आपको पता है कि जो लिस्ट है ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मीन्स अगर आपने इसे फंक्शन के अंदर पास किया और फंक्शन के अंदर आपने कोई भी चेंजेस, कोई भी कलाकारी की तो वो कलाकारी ओरिजिनल लिस्ट में इफेक्ट डालती है। तो इस केस में यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन का नाम था ए और यहाँ से इस लिस्ट को पास किया गया, तो ये लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक नया लिस्ट ऐड किया गया है दैट इज 5।
अगर आप यहाँ पर इसकी लेंथ फाइंड आउट करोगे तो चूंकि पहले जो लिस्ट थी उसमें 4 आइटम थे, बट यहाँ पर एक नया आइटम ऐड हो जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 5, क्योंकि एलिमेंट 5 हो जाएंगे और लिस्ट म्यूटेबल है। अगर यहाँ पर और कुछ होता, लाइक सेट होता है या फिर टपल होता, तो यहाँ पर लेंथ 4 ही आती, क्योंकि यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये इसके बारे में, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर करता। तो इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद आप पाएंगे यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा 5। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है, इसको मैंने किया रन और आप पाएंगे यहाँ पर आ चुका है 4। हालांकि यहाँ पर 5 आना चाहिए। 5 क्यों आएगा सर? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, और जब भी आप किसी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर पास करते हो और उसमें कोई चेंज करते हो, तो वो जो चेंज है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पर 5 आना चाहिए था, बट चूंकि यहाँ पर 4 दे रहा है तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो, बट मैं इससे फुल्ली तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 आना चाहिए था। 39 के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपके पास कोई इसका एक्सप्लेनेशन है, आपके पास कोई ओपिनियन है, सजेशन है, तो आप उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। तो हमने इसमें 4 टिक कर दिया है। नंपाई एरे को क्या हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्रू, ट्रू हो जाएगा। 41 इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन। तो जो पास है वो एक एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। इन विच ईयर वॉज द पाइथन 3 वर्जन डेवलप्ड। तो पाइथन 3 2008 में डेवलप की गई थी। 43 निम्न में से किस डेटा प्रकार का उपयोग की और वैल्यू फॉर्मेट में वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता है की और वैल्यू के पेयर में जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्शनरी में होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि जो भी डिक्शनरी के आइटम है उसे हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, सेट के आइटम को भी हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, टपल के आइटम को हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि लिस्ट के आइटम्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो डिक्शनरी के आइटम्स होते हैं वो की और वैल्यू की पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? की और वैल्यू के पेयर में होते हैं, जबकि सेट में ऐसा नहीं होता है। आपसे पूछ लेता है कि बताइए क्या ये एम्प्टी लिस्ट को प्रेजेंट करता है? आंसर आएगा जी हाँ। इतना लिखने से क्या होगा? एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 मिनट, इसी प्रकार से इतना लिखने से क्या होगा? एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। जबकि एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए आपको सेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इस बात को आप याद रखें। ओहो, स्मॉल लेटर में लिखिए सर। हाँ, तो ये है एम्प्टी लिस्ट, ये है एम्प्टी टपल के लिए, ये है एम्प्टी डिक्शनरी के लिए, और ये है एम्प्टी सेट के लिए। इसको भी आप याद रखें। 44 इफ a function does not have a return statement which of the following does the function return। अगर किसी फंक्शन में कोई फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट रूप से वो नन रिटर्न करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टू ओपन अ फाइल, अगर आपको ये फाइल ओपन करनी है राइटिंग मोड में तो आप कौन सा स्टेटमेंट लिखोगे? सबसे पहले तो एक फाइल ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। देन आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप यहाँ पर स्लैश का यूज़ करें तो आप डुअल लगाएं। तो इसमें आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, आपको सिंपली पास करना होता है पाथ, उसके बाद में फाइल का मोड। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि फाइल को क्लोज करने के लिए कौन से स्टेटमेंट का यूज करते हैं। नंबर 2, पाइथन लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। नंबर 3, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नंपाई को किसके द्वारा डेवलप किया गया था। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। देखते हैं कौन कौन सीरियस है एग्जाम को लेकर। 46, इनमें से कौन सा कथन सही है।
पहला कथन, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स। बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया है, रीड मोड में ओपन किया है और वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आपको मिलती है एरर, और एरर का नाम होता है फाइल नॉट फाउंड एरर। नेक्स्ट, यानी कि पहला तो सही है। When you open a file for writing, if the file does not exist, a new file created। बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी फाइल को राइट मोड में ओपन किया है और वो फाइल मौजूद नहीं है, तो एक नई फाइल क्रिएट कर दी जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। When you open a file for writing, if the file exist, अगर आपने किसी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन किया है और वो फाइल एग्जिस्ट करती है, तो उसमें जो पहले से कंटेंट लिखा होता है उसको ओवरराइट कर दिया जाता है। इट मीन्स सारे स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा। 47, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? x की वैल्यू 2 है, देन यहां पर आप 2 को रखिए। क्या 2 5 से छोटा है? तो आंसर आएगा जी हाँ, बिल्कुल सही है। कंडीशन हो जाएगी ट्रू और यहां से प्रिंट हो जाएगा x की वैल्यू, तो आप टिक करोगे 2। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एफ और एल्स में सिर्फ एक पार्टी एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन सही थी तो यहां से x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 2। 48, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर डबल एस्ट्रिक। बताइए इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से आप पावर फाइंड आउट करते हो। लाइक हमने यहाँ पर लिखा कुछ इस प्रकार से 2 डबल एस्ट्रिक यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसके बाद में 3, तो आंसर आएगा 8। क्यों? 2 की पावर 3, 2 की घात 3 का आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। द फंक्शन पावर XYZ इज एवल्यूटेड एज। जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको इंटरनली किस प्रकार से एवल्यूट किया जाएगा? एग्जाम्पल देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा पाव, ध्यान दीजिए ये हाथ पाव नहीं है, ये पाव मेथड है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2,3 मीन्स हमने 2 वैल्यू पास की, तो आपको आंसर मिलेगा 8। बट अगर आपने यहाँ पर 3 वैल्यू पास कर दी, भाई अभी तक क्या हो रहा था कि 2 की पावर 3 हो रही थी, बट अगर आपने 3 वैल्यू पास कर दी है तो इस केस में जो इसका एवोल्यूशन है कुछ इस प्रकार से होगा। x और वैल्यू का पावर फाइंड आउट होगा, देन इसके बाद उसमें मॉडुलो को अप्लाई किया जाएगा, यानी कि जो 3rd नंबर रहेगा वो एज आ भाग देने का काम करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूजफुल है। बताइए जी, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द आउटकम। जो ये कोड दिया गया है इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने सिर्फ उसका नाम ध्यान से समझा और आपने पहले कभी पिछले साल या पिछले जन्म में आपने नंपाई पढ़ा होगा तो भी आप इसको बड़े आराम से कर पाओगे। आइए समझते हैं। तो बेसिकली अच्छा जी, इसको हमने प्रिंट नहीं किया है ना, कोई बात नहीं है, इसको हम प्रिंट कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप पाएंगे यहाँ पर जो आंसर है कुछ इस टाइप से आ चुका है। इस बात को समझने के लिए समझना होगा ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज़ रो में हैं उनको आप कॉलम में कर दीजिए, जो कॉलम में है उनको रो में कर दीजिए। आप यहाँ पर देखें तो पहले 0 है, उसके बाद में 1 है, इसी प्रकार से 2 है और यहाँ पर 3 है, जो कि आपके पास ओरिजिनल एरे है। आप यहाँ पर देखें, यही तो है। देन अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन किस में है? रो में है, तो इसको आप कर दीजिए कॉलम में। यानी कि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो 1 आ जाएगा इसकी जगह पे। मैं यहाँ पर समझा नहीं पा रहा हूँ पेन से, पेन होता तो अच्छे से आपको समझ में आता, कोई नहीं। आप यहाँ पर देखें, इसको आप कर दीजिए y एक्सिस में, तो आप पाओगे यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा 0 और उसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 1, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से
2 और 3 को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। मीन्स जो आपके पास डेटा रो में था उसे आप सीक्वेंस में कॉलम में चेंज कर दीजिए। इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 0 और 1 आपका कॉलम वाइज था, जबकि यहाँ पर हमने इसको कर दिया है रो में। इसी प्रकार से 2 ये आपकी सेकेंड रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। आई होप कि आपको यहाँ से क्लियर काफ़ी कुछ हो गया होगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 0213, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज प्रोसेसर, कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर हैं? तो असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये तीनों ही लैंग्वेज को प्रोसेस करने का काम करते हैं, कंपाइल और उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इनमें से कौन एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है? तो अगर आपने पढ़ा होगा LEGB रूल तो आप तुरंत इसको उड़ा दोगे। L का मतलब होता है लोकल, मतलब लोकल तो होता है। E का मतलब होता है इनक्लोज्ड, जो कि यहाँ पर नहीं है। G का मतलब होता है ग्लोबल, तो ग्लोबल भी है। B का मतलब होता है बिल्ट इन, मीन्स पब्लिक नहीं होता है, तो इसको आप टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर B। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। द नम्पाई लाइब्रेरी वॉज क्रिएटेड इन द ईयर, नम्पाई लाइब्रेरी को किस साल बनाया गया था? तो आंसर आएगा 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो नम्पाई लाइब्रेरी है इसकी सहायता से जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं या फिर एरेस पे जो ऑपरेशन करने होते हैं मैथमेटिकल, उसके लिए यूज़ करते हैं। नम्पाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट, तो काफ़ी लोग गलती करते हैं और टिक कर देते हैं ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा लिस्ट के साथ में यूज होने वाले मेथड्स हैं, यानी कि लिस्ट के मेथड हैं? तो अगर किसी लिस्ट में वैल्यू को ऐड करना है तो आप यूज़ करते हो अपेंड मेथड का। अगर किसी सीक्वेंस को ऐड करना है तो आप एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हो। किसी वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्स में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का यूज़ करते हो। मीन्स ये सारे ही मेथड लिस्ट के साथ में काम करते हैं। 56 कौन सा कथन सही है? तो भैया लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें। लिस्ट स्लो होता है, टपल फास्ट होता है। लिस्ट के आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि टपल के आइटम को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इन पॉइंट्स को आप याद रखें। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन, जो ये पाइथन का कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसको एग्जीक्यूट करके, तो आप पाओगे आंसर आ रहा है फॉल्स। अब ये आंसर फॉल्स कैसे आया, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कॉपी करता हूं, चलता हूं आपको लेकर पेंट पे, क्योंकि इस समय हमारे लिए पेंट ही भगवान है। कंट्रोल वी कर दिया हूं, ओके। अब अपने दिल और दिमाग को यहाँ पर सेट कर लीजिए और इस बात को आप समझने का प्रयास करें। हाँ, सबसे पहले शुरुआत आप करिए यहाँ से, क्योंकि ओके आप देखोगे इस सीक्वेंस के बाहर कौन बैठा हुआ है, मैक्स, यानी कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। सर एक बात बताएं, चुपके से बताओ सर, फॉल्स का मतलब होता है 0। ये तो भैया हमको ही पता है कि जो फॉल्स है इसका मतलब होता है 0। तो आप बताइए 0, -3 और -4 इसमें कौन बड़ा है? तो आंसर आएगा 0 बड़ा है। जो लोग मैथ के बैकग्राउंड से हैं उनको ये बात भली भांति पता है। अगर यहाँ पर 0 है तो ऊपर जाओगे तो वैल्यूज़ बढ़ेंगी, अगर नीचे जाओगे तो वैल्यूज़ घटेंगी, यानी कि -2, -3। इट मीन्स नीचे जाने पे वैल्यू घटती है, ऊपर जाने पर वैल्यू बढ़ती है। तो आप बताइए 0 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, कौन सबसे बड़ा? तो आप बोलोगे 0 बड़ा। मीन्स जब इतने पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा तो जो मैथ फंक्शन है ये क्या देगा? 0। 0 का मतलब क्या है? फॉल्स। अब बताइए यहाँ पर फॉल्स है, 2 है और 7 है। फॉल्स का मतलब होता है 0 और 2 का मतलब तो 2 ही है और 7 का मतलब होता है 2। बताइए
0, 2 और 7 में कौन छोटा? छोटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ है मिन, यानी कि मिनिमम। तो आप बोलोगे सर 0, 2 और 7 में सबसे छोटा हो जाएगा 0, और 0 का मतलब होता है फॉल्स। इट मीन कि आपके सामने यहाँ पर आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इसमें आप टिक लगाओगे ऑप्शन नंबर बी को, मीन्स फॉल्स इज द राइट आंसर। हाउ डू फाइंड द टाइप ऑफ नंपाई एरे? नंपाई एरे का आप डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हो? तो सिंपली आपको यहाँ पर डी टाइप इस एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। 58 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी टाइप इज द राइट आंसर। वहीं डायमेंशन को चेक करने के लिए एंडिम का यूज करते हैं। 59, निम्न पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? आई थिंक ये रिपीट हुआ है, ये बात मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में बताई है, तो इस बार आपको 59 का आंसर कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर डेटा टाइप? इनमें से कौन एक कोर डेटा टाइप नहीं है? तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सभी क्या हैं? कोर डेटा टाइप हैं। मीन्स पहले से बने बनाए मिलते हैं, जबकि जो क्लास है और क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास। क्लास क्योंकि कोर डेटा टाइप नहीं है, बल्कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। 61, यहाँ पर राउंड लिखा हुआ है 4.576, इसका आंसर क्या आने वाला है? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर ले जाकर, तो आप पाओगे यहाँ पर क्या पाओगे? चूँकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितनी वैल्यूज़ तक राउंड करना है, तो डिफ़ॉल्ट रूप से डेसिमल के बाद जितना भी पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो चूँकि जो यहाँ पर वैल्यू है ये 0.500 से बड़ी है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाएगा, मीन्स 4 की जगह पे हो जाएगा 5। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो आप पाओगे यहाँ पर आ चुका है 5। आई थिंक आपको समझ में आया होगा राउंड का कॉन्सेप्ट। 62, हाउ मैनी कीवर्ड आर्गुमेंट कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन इन अ सिंगल फंक्शन कॉल? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात आई है कीवर्ड आर्गुमेंट की, और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब आपको यह नहीं पता है कि फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर पास कर सकते हो, स्टार लगा लीजिए और उसके बाद कोई वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए। अगर आप जो फंक्शन में वैल्यू पास करने वाले हो वो की और वैल्यू के फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पर डुअल लगाने हैं, एस्ट्रिक, जो कि बताता है कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, या फिर 1 से ज़्यादा वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 62 के लिए। व्हाट इज़ द आउटपुट? भैया बताओ, यही का आउटपुट का आई अपनी कनपुरिया भाषा में बताइए जी। व्हाट इज़ द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँ, इसको मैं ले चलता हूँ आइडियली पे, क्योंकि यहाँ पर रंगीन होता है ना। कंट्रोल सी और यहाँ पे कर लीजिए कंट्रोल वी। हाँ, ये क्या है सर? तो आप बोलोगे ये फंक्शन की डेफिनीशन है। यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, कॉल करते समय 5 पास किया गया है, तो जो 5 है ये आएगा इसके अंदर, तो x में आ जाएगा 5, देन 5 को यहाँ पर रखा जाएगा। इट मीन कि आपके सामने यहाँ पर जो आने वाला है दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2। और आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, इन दोनों में प्रेसिडेंसी किसकी हाई है? तो आप बोलोगे सर एक्सपोनेंशियल की है। ये मैं कैसे याद करूं कि इसमें कौन ज़्यादा है कौन कम है? तो याद करो वो रात जब मैंने आपसे बात किया था पेमडास के बारे में। किसके बारे में? पेमडास के बारे में। तो P का मतलब होता है पैरेंथेसिस। अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले आप उसे सॉल्व करिए। देन आता है E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है तो पहले आप उसको हल करिए। देन आता है M का मतलब मल्टीप्लाई।
तो आप पाओगे कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों ऑपरेटर हैं, लेकिन इसमें सॉल्व सबसे पहले किसको करना है? तो आंसर आएगा सर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है। तो 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा सर? यहाँ से 5 × 5 यानी कि 25, तो यहाँ से आ जाएगा 25, 25 दूनी 50 यानी कि 25 टू जा 50। इट मीन कि यहाँ पर जो r है इसमें आ जाएगा 50। देन यहाँ से r की वैल्यू दैट इज 50 को रिटर्न किया गया है, तो यहाँ से 50 प्रिंट हो जाएगा। बोलो स्वाहा। तो आप देखोगे यहाँ पर आ चुका है 50। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बड़े आराम से चुटकियों में, किसमें? चुटकियों में MCQs को उड़ाओगे। एग्ज़ाम को लेकर आप टेंशन ना करें, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसमें आप टिक कर लीजिए 50। नेक्स्ट, स्यूडो कोड लिखते समय स्टेटमेंट की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आंसर आएगा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि बाद में आप उस स्यूडो कोड को किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन, C, C++, C#, PHP, रूबी, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। व्हाट इज द करेंट सिंटैक्स ऑफ रीनेम अ फाइल? अगर आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो क्या सिंटैक्स लिखोगे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना होगा रीनेम, जो कि एक फंक्शन का नाम है। इसके बाद में वर्तमान समय में जो भी फाइल का नाम है वो आपको पास करना होगा। देन उस फाइल का आप जो नया नाम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास कोई फाइल है जिसका नाम है mangu.txt। मुझे mangu.txt को चेंज करना है मुन्ना से, तो इस केस में जो करंट में फाइल है दैट इज mangu.txt, वो आप यहाँ पर लिखोगे। जो उसका नया नाम रखना है वो आप यहाँ पर पास कर दोगे, दैट इज मुन्ना। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हंसते रहो, हंसते हुए पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और टेंशन भी कम रहेगी। निम्न में से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है? तो भैया ऐसा बंदा जो कि अनोन है दैट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। अगर आपने किसी से बोला कि भैया आपका नाम क्या है और उसने बोला कि मेरा नाम कुछ भी नहीं है, तो आप समझ जाइए वो लैम्डा है। कैसा है वो? लैम्डा है, यानी कि उसका कोई नाम नहीं है। और इसके बाद में अगला, वेयर आर द आर्ग्यूमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड लाइन स्टोर्ड? तो भैया आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है कि दैट इज़ कॉल्ड sys.argv, यानी कि sys मॉड्यूल के अंदर जो argv वेरिएबल होता है उसमें सारी वैल्यूज़ स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन? बताइए जी, इसका आंसर क्या आएगा? एरर नहीं आएगी भैया, यहाँ पर है एवल। जो ईवेल है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है कि क्या पाइथन में ईवेल नाम का कीवर्ड है? तो आंसर आएगा जी नहीं, ईवेल नाम का कीवर्ड नहीं है बल्कि मेथड है। और हमने यहाँ पर लिखा है ईवेल, इसके बाद में यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो क्या किया जाएगा? इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर ले जाऊँगा, और ये रहा Ctrl A Ctrl V, रन करिए और आप पाओगे यहाँ पर आ चुका है आंसर। अच्छा जी, इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया है ना, कोई बात नहीं छोटे, प्रिंट करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि जो ये कोड है ना ये इंटरेक्टिव मोड में हमको दिया गया है और हमने इसको स्क्रिप्ट मोड में लिखा है, तो यहाँ पर प्रिंट लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है 1। 1 कैसे आया? क्योंकि ज़ोर बोलता है दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू 1 होगी तो मैं आपको 1 दूंगा। तो अगर आप यहाँ पर 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 2 3 मीन्स आ जाएगा 3 लाना है ना, तो 1 0 0, ठीक है। और इसी प्रकार से 2 लाने के लिए आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पर 2 का मतलब होता है 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0। आई थिंक राइट है। 1 2
अच्छा सॉरी भाई, हमको लाना है 3, तो 3 का मतलब है हमको ऐड करना पड़ेगा 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1, ये किसका है, तो ये हो जाएगा 3 का बाइनरी, और इसी प्रकार से जो 2 है उसका बाइनरी हो जाएगा 1 0, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 आएगा x की वैल्यू, फिर आएगा 2। तो जो जॉर है वो बोलता है कि दोनों में से सिर्फ एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो आप पाओगे इन दोनों बिट में एक बिट 1 है, तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 1। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि सिर्फ एक होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पर दोनों 1 है। देन आपके पास ये वैल्यू बाइनरी में है, इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो आपको पता है 1 का बाइनरी 1 होता है और 1 का डेसिमल 1 होता है, मीन्स आपको मिलेगा आंसर 1। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन NumPy इज एन n डायमेंशन एरे दैट इज कॉल्ड ND एरे, यानी कि n डायमेंशन एरे। तो 69 में आप टिक कर दीजिए n डायमेंशन एरे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड क्रिएट्स अ न्यू एरे। तो ध्यान दीजिए, जो व्यू मैथड है ये नया एरे क्रिएट करता है, जबकि कॉपी मैथड क्या करता है, उसका एक बोल सकते हो उसी का एक ओवरव्यू आपको देता है कॉपी फॉर्म में, और उसमें आप चेंज करते हो तो वो आपका उसमें रिफ्लेक्ट भी करता है। तो इसमें आप टिक करेंगे व्यू, क्योंकि व्यू एक नया एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और जो भी आपने एरे पास किया है वही सेम डेटा इसमें अवेलेबल रहेगा। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट नेसेसरी एक्सेप्ट ओनली इटरेबल एज आर्गूमेंट। इनमें से वो कौन से फंक्शन हैं, वो कौन से भाई साहब हैं जिसमें ये आवश्यक नहीं है कि आपको इटरेबल आर्गूमेंट ही पास करने हैं। तो इन्यूमरेट, ऑल, CHR और मैक्स। तो ध्यान दीजिए, जो मैक्स है, ऑल है ना, इनमरेट है, ये सभी क्या हैं, ये सभी इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हैं, मीन्स सीक्वेंस के साथ में काम करते हैं। जबकि CHR हो गया है ना, CHR हो गया, ORD हो गया, ये सभी काम करते हैं सिंगल वैल्यू पे। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। और CHR का काम क्या है कि इसमें जो भी आप इंडेक्स पास करोगे उसके बराबर जो भी कैरेक्टर होगा वो आपको मिल जाएगा। हेलो, ठीक। व्हाट इज लेंथ ऑफ sys.argv। sys.argv की लेंथ क्या होती है, तो जितने आप आर्गुमेंट पास करते हो उससे एक ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो फाइल का नाम है वो भी एज आ आर्गुमेंट माना जाता है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट्स में एक एक्स्ट्रा ऐड करने पर टोटल आर्गुमेंट बनते हैं। तो जो भी आपने आर्गुमेंट पास किए हैं वो प्लस एक एक्स्ट्रा आप यहाँ पर ले लेंगे, दैट इज़ किसके लिए, तो फाइल के नेम के लिए। हाउ टू कन्वर्ट NumPy एरे टू लिस्ट मीन्स, हाँ, मीन्स एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिस्ट मेथड के अंदर एरे को पास करना होगा। तो 3 है इसमें आप टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको मैं लेके चलता हूँ थिएटर में, जहाँ पे दिखाई देगा रंगीन, कंट्रोल A कंट्रोल V। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ये आइटम्स हैं और यह फंक्शन की डेफिनीशन यहाँ पर यूज़ किया गया है मैप मेथड। मैप और फिल्टर ये काफ़ी काम के हैं और उम्मीद है कि मैप और फिल्टर इन दोनों में से कम एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। तो मैप में हमने इस सीक्वेंस को पास किया और फंक्शन को पास किया। तो सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं उन सभी पे ये फंक्शन अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने पास किया फंक्शन और इस लिस्ट को। तो मैप क्या करेगा, फंक्शन में इस लिस्ट से एक एक आइटम को पास करता जाएगा। फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उनको वो स्टोर कर लेगा मैप अपने अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर है F1, हमने पास किया L, 1 नहीं है भैया, L है, L का मतलब लिस्ट। पहले आएगा 1, तो 1 को जब F1 में पास किया जाएगा इंटरनली मैप के अंदर, तो आप यहाँ पर देखें
क्या 1 -1 से छोटा है? तो भैया आंसर आएगा जी नहीं, यानी कि फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इसके बाद में -2 को पास किया जाएगा। क्या -2 -1 से छोटा है? तो जी बिल्कुल -2 -1 से छोटा होता है, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। अब पास किया जाएगा -3 को। क्या -3 -1 से छोटी है? बिल्कुल सही है, कटु सत्य है, बिल्कुल लाल सत्य है, ठीक है। फिर पास किया जाएगा, हम पास कर चुके हैं 1 को, पास कर चुके -2 को, पास कर चुके -3 को। अब बारी है 4 की। क्या 4 -1 से छोटा है? ना मुन्ना ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, कॉमा लगा दीजिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 5, क्या 5 -1 से छोटा है? ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फॉल्स। तो जो आपके सामने आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट और इसको मैंने किया रन, तो आप पाओगे यहाँ पर फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये रहा आपके सामने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको यहाँ पर कहानी समझाई है ना, ये मैप मेथड के अंदर इंटरनली होगी। देन यहाँ से M1 की एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, देन उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो आपके सामने जो रिजल्ट है वो एक लिस्ट की फॉर्म में, मीन्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। आप यहाँ पर देखें, ठीक है। तो इसमें आपने जाना कि फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स मीन्स, आप यहाँ पर देखो तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई एम राइट? यस ऑफ कोर्स यू आर राइट। क्या स्टेटमेंट है। फाइंड आउटपुट, क्वेश्चन नंबर 75, फाइंड आउटपुट। यहाँ पर कोड दिया गया है, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है कि जो भी नंबर्स 0x से शुरू होते हैं दैट इज़ कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर ये भी है और ये भी है। अब इन दोनों के बीच में कौन है? तो आप बोलोगे बिटवाइज और है, मीन्स ये बिट्स पे काम करता है। चूँकि ये वैल्यूज डेसिमल में है, मीन्स हेक्साडेसिमल में है, तो सबसे पहले इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही काम आपको इन दोनों में करना है। जब इन दोनों को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको एक एक बिट दोनों की लेनी है और ये चेक करना है कि अगर दोनों बिट 0 हैं तो आपको मिलेगा 0, नहीं तो आपको मिलेगा 1। तो जो रिजल्ट आएगा उसको आपको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करने पे मिलेगा 117। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके, क्योंकि अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा और आपके पास भी टाइम नहीं है। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कुछ इस प्रकार से, कंट्रोल V, तो आप पाओगे यहाँ पर 117 आ चुका है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 117। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसे हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, देन डेसिमल से बाइनरी में। इसी प्रकार से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, देन इस पर टास्क ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा। 76, पाइथन कोड विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। इसका मतलब है कि पाइथन एक ग्राफिकल भाषा है, इंडिपेंडेंट भाषा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो जो भी सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि लिब्रे ऑफिस, ये भी एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। 77, कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नॉन एज। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज रिटर्न्ड बाय द फंक्शन ग्लोबल्स एंड लोकल्स। तो ग्लोबल्स और लोकल्स इनके द्वारा जो भी वैल्यूज़ हैं वो डिक्शनरी की फॉर्म में रिटर्न की जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डिक्शनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा फंक्शन का हेडर करेक्ट है। तो आप इस बात को माइंड में सेट करें कि जो भी विदाउट असाइंड वैल्यू होती हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं, उनको हमेशा आपको लेफ़्ट साइड में रखना चाहिए।
तो इस केस में आप पाओगे जो ऑप्शन थर्ड है ये इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको फिलफिल कर रहा है। मीन्स जो भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखनी है उसको आप सबसे लास्ट में रखिए, जो रिक्वायर्ड हैं उनको आप पहले रखिए। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। रिकर्सन एंड इटरेशन आर द सेम प्रोग्रामिंग अप्रोच, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रिकर्सन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सन। जबकि इटरेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर कंडीशन के सही होने तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि रिकर्सन और इटरेशन दोनों डिफरेंट हैं। व्हाट इज़ द पिकलिंग? पिकलिंग क्या है? तो पिकलिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करना, जबकि अनपिकलिंग का मतलब होता है डीसीरियलाइज करना। तो अगर यहाँ पर लिखा होता अनपिकलिंग तो आप टिक करते ऑप्शन बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो कोड फॉर ए इक्वल 9 बी इक्वल 7? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है और ये स्यूडो कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पास की गई है ए और बी की। ए में कितना है 9, बी में कितना है 7, और यहाँ पर एक वेरिएबल है सी। सी में यहाँ पर 2 को सेट कर दिया गया है, मीन्स 2 को असाइन कर दिया गया है, फिर कंट्रोल यहाँ पर भेजा गया है। बी मॉड सी, बी में कितना है तो आप बोलोगे 7। मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है मॉडुलस। इसके बाद में सी, सी में कितना है तो आप बोलोगे 2। जब आप लोग 7 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि जो शेषफल है वो आएगा 1। तो जो बी है इसके अंदर अब असाइन हो जाएगा 1। देन कंट्रोल यहाँ पर पहुँचेगा ए मॉड सी, ए में कितना है 9, इसके बाद में मॉड, मॉड का मतलब परसेंटेज, सी, सी में कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 9 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी कि शेषफल आ जाएगा 1। तो जो ए है इसमें भी आ जाएगा क्या, आप बोलोगे 1। देन यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी, तो a में कितना है 1, b में कितना है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन सी 2 इज द राइट आंसर। ठीक। फुल फंक्शन रिक्वायर्स 2 आर्गुमेंट मिनिमम टू पास इन इट, बिल्कुल सही है। जो फुल फंक्शन है ये लेता तो कई आर्गुमेंट है, बट कम से कम 2 आर्गुमेंट कंपलसरी होते हैं। क्या होते हैं? कंपलसरी होती हैं। और उसमें पहला है शेप और दूसरा है ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि फुल फंक्शन का काम क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों का नमपाई से है, तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ नमपाई पे। इम्पोर्ट नमपाई एज, मैं रखता हूँ नाम इस बार M3, या मैं नाम कर लेता हूँ M3 सही नहीं लग रहा है, M मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल पाई। अरे NP सही, नाम सही लगता है, NP है ना। इम्पोर्ट नमपाई एज NP। देन मैंने कहा कि आपको एक एरे क्रिएट करना है, नाम रहेगा एर, और इसमें हमने यूज़ किया np.full, क्योंकि जो फुल मेथड है ये नमपाई मॉड्यूल के अंदर मिलता है। मैंने सबसे पहले पास किया शेप कि भैया मुझे किस शेप में एरे चाहिए। मैंने कहा 3,3 में आप दे दीजिए एरे। देन इसके बाद इस एरे को फिल किससे करना है, तो हमने कहा कि आप फिल कर दीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 24 से, बस। तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 आर्गुमेंट देने कंपलसरी हैं। देन हमने यहाँ से क्या कराया, प्रिंट कराया एरे। तो आप पाओगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इसको मैंने किया रन, तो ओके कर दीजिए और आप पाओगे यहाँ पर एक एरे आ चुका है जिसकी शेप 3x3 है, और यहाँ पर हमने 24 से फिल किया है। आपने यूज़ किया होगा वंस, वो क्या कर रहा था, एरे क्रिएट कर रहा था और सारी वैल्यूज़ को 1 से फिल कर रहा था। आपने यूज़ किया होगा ज़ीरोज़, तो उसमें वैल्यूज़ सब 0 से फिल हो रही थी, बट आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वैल्यू को फिल करवा सकते हो। तो इसमें आ जाएगा क्या कि फुल फंक्शन को कम से कम 2 आर्गुमेंट की आवश्यकता होती है। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू करके चले आओगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? बताइए। जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है
इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, रंगीन करता हूँ इसको, कलर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को पहले कॉल किया गया, नाम क्या है इससे, तो यहाँ से कॉल होगा, देन हेलो पास किया गया है, तो मैसेज में आ जाएगा हेलो। तो यहाँ पर हेलो मल्टीप्लाई बाई टाइम्स, टाइम में कितना है डिफ़ॉल्ट रूप से 1, तो यहाँ से क्या होगा, हेलो एक बार प्रिंट हो जाएगा पहले वाले फंक्शन से कॉल करने पर। इसके बाद में यहाँ पर दूसरे फंक्शन को कॉल किया गया है और कॉल करते समय पहले स्ट्रिंग पास की गई है, तो जो वर्ल्ड है ये आएगा मैसेज में और जो 5 है ये आ जाएगा टाइम्स में। तो इस बार जो मैसेज है मीन्स वर्ल्ड है वो 5 बार प्रिंट होगा, मीन्स वर्ल्ड 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 5 बार आ जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट, रन करिए इसको, आप ओके कर लीजिए। तो यहाँ पर आ चुका है हेलो वर्ल्ड 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 वर्ल्ड, ठीक। इसमें आप टिक कर लेंगे पहला ऑप्शन हेलो, इसके बाद में वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर एंड को स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके। 85 नंबर ऑफ एलिफ इन आ प्रोग्राम इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कंडीशन टू बी चेक्ड। बिल्कुल सही है। जो एलिफ की संख्या है प्रोग्राम में वो कितनी होगी ये डिपेंड करता है कितनी कंडीशन है, ट्रू हो जाएगा। 86 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल है और इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। एक फंक्शन है, ओके, और यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक, ओके। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फंक्शन को कॉल किया गया, पहले कॉल किया गया और वैल्यू पास की गई 3 और 7 का क्या पास किया गया, पास किया गया 3 और 7। तो जो 3 है ये आएगा ए में और जो 7 है ये आएगा बी में, जबकि सी में 10 ही रहेगा। तो जब पहला स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ पर प्रिंट होगा पहले 3 और यहाँ पर प्रिंट होगा 7। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहला स्टेटमेंट कौन है जिसमें पहले 3 और 7 और इसके बाद में 10 प्रिंट हो रहा है। तो आप पाओगे एक ये वाला है और एक ये वाला है, क्योंकि इन दोनों में पहले 3 प्रिंट हो रहा है फिर 7 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने 3 और 7 भेजा था। तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 7 आएगा यहाँ पर, और सी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10 इसको यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक। इसके बाद में पास किया गया 25, तो जो 25 है ये आएगा ए में। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से 25 प्रिंट होगा। तो आप पाओगे कि इन दोनों में 25 यहाँ पर है। तो इट मीन कि यही वाला ऑप्शन सही होने की उम्मीद है, हालांकि अभी पूरा सही नहीं हुआ है। तो 25 आएगा ए में और यहाँ से 25 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 25। देन जो बी की वैल्यू है, चूँकि यहाँ पर बी की वैल्यू पास नहीं की गई है तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज़ 5, यहाँ से आ जाएगा 5। तो 25 और 5, तो आप पाओगे 25 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। सी की वैल्यू यहाँ पर पास की गई है 24, तो यहाँ पर इस बार सी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 10 इसको ना लेकर के जो पास किया गया है 24 वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। मीन्स ये 2 लाइन तो सही हैं। अगला सी की वैल्यू 50 और ए की वैल्यू 100, तो ए में आ जाएगा 100, तो यहाँ से हो जाएगा प्रिंट 100। इसके बाद में बी की वैल्यू पास नहीं की गई है तो डिफ़ॉल्ट रूप से 5 यहाँ पर आएगा और इस केस में यहाँ पर 100 प्रिंट होगा, उसके बाद में 5 प्रिंट होगा और सी की वैल्यू 50 पास की गई है तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो आप पाओगे यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट इससे मैच कर रहे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ रन करके और आप यहाँ पर पाओगे कि इस प्रकार से आंसर आ चुका है जिसकी शक्ल मैच कर रही है ऑप्शन नंबर सी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ फीचर ऑफ डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का इनमें से कौन फीचर है, तो इसकी सहायता से आप फंक्शंस, मॉड्यूल, क्लास और मेथड्स इनको क्या कर सकते हो, इनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक फंक्शन में डॉक स्ट्रिंग आपको लिखनी चाहिए, मीन्स जो भी
प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनकी डॉक स्ट्रिंग अवेलेबल है, ये बात भी सही है। साथ ही साथ आप डॉक स्ट्रिंग को इस मेथड की सहायता से, इस ऑपरेटर की सहायता से डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर इसकी सहायता से आप किसी भी फंक्शन मेथड मॉड्यूल की जो डॉक स्ट्रिंग है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेम गिवन बाय अ प्रोग्रामर टू सम डेटा इज क्लासिफाइड एज, तो जो भी प्रोग्रामर किसी डेटा का नाम देता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आपने लिखा होगा एज इक्वल 24, तो एज क्या है? आइडेंटिफायर है। आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया तो फंक्शन का नाम क्या है? आइडेंटिफायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फंक्शन विल नॉट रिजल्ट इन एन एरर व्हेन नो आर्गुमेंट आर पास्ड टू इट, इनमें से वो कौन से भाई साहब हैं, कौन से मेथड्स हैं जिसमें अगर आपने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो भी वहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगी। तो आप याद रखें कि फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ऐसे मेथड हैं कि अगर आपने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की है तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मिन, मैक्स, है ना, ऑल, एनी, ORD, एनी, ये सारे ऐसे फंक्शन हैं अगर आपने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की तो ये आपको देंगे एरर। मैक्रो फ्लो चार्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो जो मैक्रो फ्लो चार्ट होता है इसको हम लेस डिटेल फ्लो चार्ट कहते हैं, जबकि एक होता है माइक्रो फ्लो चार्ट। ये माइक्रो है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है माइक्रो, यहाँ पर आई लिखा होगा। अगर माइक्रो है तो आप टिक करोगे क्या? मोर डिटेल फ्लो चार्ट। क्या टिक करोगे? मोर डिटेल फ्लो चार्ट। तो मैक्रो में क्या होगा? लेस डिटेल रहेगी, यानी कि प्रोग्राम का आउटलाइन रहता है। जबकि माइक्रो में क्या होता है, वो एक बोल सकते हो मोर डिटेल फ्लो चार्ट होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेप मेथड, शेप मेथड का क्या यूज़ है? सो शेप मेथड की सहायता से आप एरे की शेप चेक करते हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट, प्रिंट से हेलो, और यहाँ पर फंक्शन को 2 बार कॉल किया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। क्या होगा? 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट एग्जीक्यूट करके। तो कंट्रोल A, कंट्रोल V कर लीजिए, रन कर लीजिए और आप पाओगे यहाँ पर 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। कैसे? 2 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 93, निम्नलिखित बॉक्स क्या दर्शाता है? तो जो इस प्रकार का बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं डायमंड शेप, और ये शो करता है किसको? डिसीजन को। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर होता पैरेललोग्राम तो उसका यूज़ करते हैं हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप प्रेजेंट टाइम में किस डायरेक्टरी में हैं इसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट PWD का। किसका? गेट CWD का, गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका किसी क्वेश्चन में कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। रात के बज चुके हैं 12:30, तो इस केस में यहाँ पर एरर होने की संभावना रहती है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो गेट CW होता है। वहीं आपको अगर डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो आप CHDIR इस मेथड का यूज़ करते हो और मेथड के अंदर आपको पाथ पास करना होगा। 95, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर Z जो स्टेटमेंट है इसमें 8 पास किया गया है, तो जो 8 है वो आ जाएगा X में, और 8 मल्टीप्लाई बाई Y में कितना है? 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो फाइल का नाम पास करना होगा, साथ ही साथ फाइल को किस मोड में ओपन करना है, ये दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 97, छोटा सा कोड दिया गया है, बताना है आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर एक सेट है जिसमें ये सीक्वेंस है
और इस सेट का नाम क्या है, जेड। अब यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किया गया है। बताइए क्या ए जेड नाम के सेट में है? तो मालूम पड़ा जी हाँ, जो ए है वो जेड नाम के सेट में अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखें ए इन जेड, क्या ए जेड में है? तो भैया है, तो हो जाएगा क्या, ट्रू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 98, किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है? तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कोड लिखते हो, देन कोड लिखने के बाद कोड को कंपाइल करते हो, फिर वहाँ पर लिंकिंग होती है, लोडिंग होती है, तब जाके कोड एग्जीक्यूट होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 99, एग्ज़ाम जिला और यहाँ पर की गई है स्लाइसिंग, और आपके एग्ज़ाम में स्लाइसिंग से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा। अब चूँकि यहाँ पर जो स्ट्रिंग दी गई है उसमें स्लाइसिंग करनी है 5th इंडेक्स से, तो 0 पे ई आएगा, 1x, ए का 2, m का 3, j का 4 और 5 का i, मीन्स 5 इंडेक्स से सारे, तो आंसर आएगा इला। जबकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। 100, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पर ABCD एक सीक्वेंस है, और आपको पता है कि जो रेंज मेथड होता है इसमें जो भी आप वैल्यू पास करते हो उसमें स्टार्टिंग डिफ़ॉल्ट रूप से 0 होती है, और जो भी स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक की वैल्यूज़ मिलती हैं। तो यहाँ पर लेन मेथड पास किया गया है और पास किया गया है x, तो x में कितने करेक्टर्स हैं? तो आप बोलोगे 4। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ये कि जो रेंज मेथड है ये आपको देगा 0 1 2 3, तो यहाँ से आपको प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ में हमने आपके साथ में 100 MCQs डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी सहायता मिलने वाली है। आप जाइए और M3R5 की जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस सेट वाली उसको फॉलो करिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष, जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसे आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे सेंड करना ना भूलें, ताकि हम आपको आंसर की प्रोवाइड करवा सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।